जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 के प्रीलिम्स के लिए यूनिट 7 में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां। दोस्तों, वैज्ञानिक संस्थान में सबसे पहले हम पढ़ेंगे CSIR को, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। दोस्तों, 26 सितंबर 1942 को सर ए रामास्वामी मुदालियर और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के प्रयासों के फलस्वरूप वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना की गई। इसका वित्तीय प्रबंध भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा होता है। भारत के प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो CSIR के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, और वर्तमान महानिदेशक हैं शेखर सी मांडे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसके वर्तमान CSIR के वर्तमान महानिदेशक हैं शेखर सी मांडे। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका आदर्श वाक्य है। और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के सभी क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष, समुद्री अन्वेषण, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, संरचनात्मक और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, पेट्रो रसायन, संश्लेषित जीव विज्ञान, रोबोटिक्स, औषधीय तथा कृषि रसायन क्षेत्र में कार्यरत है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इतने जो क्षेत्र मैंने बोले, एक बार जल्दी से बोल देता हूँ। अंतरिक्ष, समुद्री अन्वेषण, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, संरचनात्मक और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, पेट्रो रसायन, संश्लेषित जीव विज्ञान, रोबोटिक्स, औषधीय तथा कृषि रसायन क्षेत्र में कार्यरत है CSIR। दोस्तों, CSIR की रणनीति क्या है? तो अनुसंधान को बाजार से जोड़ना। जो भी अनुसंधान होते हैं, जो भी खोज होती है, उसको बाजार से जोड़ना और संसाधनों को संगठित करना और उसका अधिकतम प्रयोग करना, एक सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान मिशनों एवं परियोजनाओं में निवेश करना जो भविष्य की प्रौद्योगिकियों का अग्रदूत हो। तो ये इसके इसकी रणनीति है दोस्तों CSIR की। फिर CSIR की कुछ उपलब्धियां, क्योंकि हमको वैज्ञानिक संस्थान के साथ साथ उसकी उपलब्धियां भी पढ़नी है यूनिट 7 में। तो इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, विकसित दृष्टि प्रणाली के अंतर्गत विमान पायलटों को सुरक्षित उड़ान भरने और हवाई जहाज उतारने में सुविधा होती है। भारत का पहला जायरोट्रॉन विकसित किया गया है। इसका गांधीनगर स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ने परीक्षण किया है। तो दोस्तों, भारत का पहला जायरोट्रॉन विकसित किया है CSIR ने, और जो हवाई जहाज उतारने में सुविधा प्रदान करने के लिए दृष्टि प्रणाली की भी खोज की है किसने? तो CSIR ने। दोस्तों, CSIR ने ध्वनि डिटेक्शन एंड हिट विजुलाइजेशन यूजिंग एकॉस्टिक एंड वेव आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम ध्वनि शॉर्ट फॉर्म है किसका? डिटेक्शन एंड हिट विजुलाइजेशन यूजिंग एकॉस्टिक एंड वेव आइडेंटिफिकेशन का, इसका विकास किया है किसने? CSIR ने, जिसके तहत सटीक निशाना लगाने के लिए प्रणाली तैयार की गई है। इसे भारतीय सेना में तैनात किया जाएगा। फिर है दोस्तों, स्वास्थ्य क्षेत्र में CSIR ने BGR-34 नामक मधुमेह की दवा बनाई है, जिसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। CSIR ने अश्वगंधा और NMITLI-101 की ऐसी किस्में विकसित की हैं जिनकी पैदावार अधिक है। इसके साथ ही दोस्तों, CSIR ने JK अरोमा आरोग्य ग्राम JAAG परियोजना शुरू की है, जिसके तहत रोजगार सृजन बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने प्लास्टिक की बोतलों व कचरे से पेट्रोल व डीजल उत्पादन की तकनीकी में सफलता हासिल की है। CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित गर्भ निरोधक दवा सेंटक्रोमान है।
फिर है दोस्तों चुनाव में मतदाताओं की उंगलियों पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही CSIR द्वारा ही विकसित की गई। और वर्ष 1970 तक बच्चों को पिलाया जाने वाला डिब्बा बंद दूध विदेशों से आयात होता था, जिसकी स्वदेशी उत्पादन प्रक्रिया का विकास सर्वप्रथम CSIR ने किया और देश में बना आसानी से पचने लायक दूध मिल सका। इसके अलावा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित देवी देवताओं की मूर्तियों के जल में विसर्जन के दौरान होने वाली जल प्रदूषण की समस्या का समाधान CSIR की रासायनिक प्रयोगशाला पुणे द्वारा विकसित कर लिया गया है। वर्ष 2019 में ICAR द्वारा एक एकीकृत मोबाइल ऐप किसान लॉन्च किया गया, जो कि देश के किसानों को 12 भाषाओं में कृषि संबंधित सुझाव उपलब्ध कराएगा। तो जो किसान ऐप है, किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? 2019 में ICAR ने। और अगला जो हम पढ़ने वाले हैं ICAR, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है। जो ICAR है, ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1807 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को इस परिषद की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। वर्तमान निदेशक त्रिलोचन मोहपात्रा हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्व में नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। केंद्रीय कृषि मंत्री ICAR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ICAR के पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्री। इसी तरह से CSIR में हमने देखा था कि उसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों ICAR का उद्देश्य कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन करना और उनके बारे में शिक्षित करना है। इसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों हम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ICMR। ICMR भारत में आयुर्विज्ञान अनुसंधान को वित्तीय सहायता प्रदान करने और समन्वय स्थापित करने के विशेष उद्देश्य के साथ वर्ष 1911 में भारत सरकार द्वारा इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके संगठन और इसकी गतिविधियों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। वर्ष 1949 में इसके कार्यों में विस्तार के साथ इसका नाम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR कर दिया गया। तो दोस्तों इसका मुख्यालय रामलिंग स्वामी भवन अंसारी नगर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान महानिदेशक हैं ICMR के वर्तमान महानिदेशक हैं बलराम भार्गव। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। दोस्तों इसका कार्य देख लेते हैं। तो यह संस्था भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए शीर्ष संस्था है। यह विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थाओं में से एक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो इस ICMR को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अगला है हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई हैं, जिनको हम विक्रम साराभाई के नाम से जानते हैं। ये संस्थापक हैं, फाउंडर हैं किसके? इसरो के। वर्तमान चेयरमैन दोस्तों डॉक्टर के सिवान है और ध्येय वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध कराना है।
अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों, रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। इसरो की स्थापना के समय इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पर था। अंतरिक्ष दोस्तों, जो इसरो है इसका स्थापना के समय क्या नाम था, तो इनकोस्पर था। और इनकोस्पर परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से वर्ष 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इनकोस्पर का गठन किया गया। इस समिति में डॉक्टर साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। फिर है दोस्तों 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया है। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहली उपलब्धि है आर्यभट्ट उपग्रह। यह भारत द्वारा निर्मित प्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह था, जिसे रूस की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में 1975 में स्थापित किया गया था। इसरो ने एक रॉकेट से 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर विश्व कीर्तिमान बनाया है। दोस्तों, इसरो ने एक रॉकेट से 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर दिए थे और यह विश्व में कीर्तिमान हासिल किया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा एक ही रॉकेट के माध्यम से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-37 ने सर्वप्रथम कार्टोसैट 2 श्रेणी के उपग्रह को कक्षा में प्रवेश कराया। इसके बाद शेष 103 नैनो उपग्रहों को 30 मिनट के भीतर प्रवेश कराया गया। इनमें 96 उपग्रह अमेरिका के थे। इसके पूर्व में सबसे ज़्यादा उपग्रह प्रक्षेपित करने का श्रेय अब तक रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के पास था। भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन ने पहले ही प्रयास में लाल ग्रह की कक्षा में स्थापित होने का नया इतिहास रचने के दूसरे ही दिन मंगल ग्रह की पहली तस्वीरें भेजी। दोस्तों, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM ने मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए 9 महीनों में 6.5 यानी कि 6.5 करोड़ किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय की है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत एशिया का पहला और दुनिया का चौथा देश बन गया है। अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद भारत अत्याधुनिक स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। भारत ने वायुमंडल की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए इस इंजन का प्रक्षेपण किया है। इससे प्रक्षेपण की लागत कई गुना कम हो सकती है और हवा से ऑक्सीजन लेने वाले इंजन डिजाइन करने के इसरो के प्रयास में मदद मिल सकती है। दोस्तों, GSLV D5 रॉकेट स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी युक्त इसरो ने 5 जनवरी 2014 के GSLV D5 द्वारा GSAT-5 मिशन और 27 सितंबर 2015 को GSLV D6 द्वारा GSAT-6 का सफल प्रक्षेपण किया। यह तो स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV का दूसरा सफल प्रक्षेपण था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इंजन के सफल प्रयास के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, जापान, चीन और फ्रांस के बाद विश्व का छठवां देश बन गया है जिसके पास स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की व्यवस्था है। यह टेक्नोलॉजी भारी उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में स्थापित करने में मदद करेगी। दोस्तों, चंद्रयान 2 यह भारत का दूसरा चंद्र अभियान है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया है। अभियान को GSLV-3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षयान, एक रोवर एवं एक लैंडर शामिल है। तो इसमें क्या क्या था दोस्तों, एक चंद्र कक्षयान, एक रोवर एवं एक लैंडर शामिल है। इन सब का विकास इसरो द्वारा किया गया है। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को ही श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। हालांकि 6-7 सितंबर 2019 की रात 1:51 बजे इसरो का चंद्रयान 2 के लैंडर से संपर्क टूट गया और चंद्रयान 2 पहला भारतीय मिशन है जिसने घरेलू तकनीकी के साथ चंद्र सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया। दोस्तों, फरवरी 2021 में भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से 15 सहयात्री उपग्रहों के साथ सफलतापूर्वक
अमेजोनिया उपग्रह लॉन्च किया। अमेजोनिया 1 राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ब्राजील का पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है। यह उपग्रह अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और ब्राजील के क्षेत्रों में विविध कृषि के विश्लेषण के लिए दूरस्थ संवेदी डाटा प्रदान करता है। दोस्तों, इसरो के कुछ केंद्र हैं इम्पोर्टेंट जिनको हमको जानना चाहिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम, और इसरो का उपग्रह केंद्र कहाँ है तो बेंगलुरु में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा में है जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम ये केरल में आता है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और द्रव नोदन प्रणाली केंद्र महेंद्रगिरी बेंगलुरु कर्नाटक में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात, और विकास तथा शैक्षिक संचार यूनिट अहमदाबाद गुजरात। इसरो दूरमिति अनुवर्तन और आदेश संचार जाल बेंगलुरु कर्नाटक। मुख्य नियंत्रण सुविधा दोस्तों जो फर्स्ट है वो है हासन कर्नाटक में, और उसकी सेकेंड ब्रांच है भोपाल में। ठीक है, तो मास्टर कंट्रोल सेंटर अगर पूछा जाए तो हासन कर्नाटक में, और इसका एक रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ है तो भोपाल में है। विद्युत प्रकाशिकी प्रणाली प्रयोगशाला बेंगलुरु में है, और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में है, तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है दोस्तों हैदराबाद में, और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है कहाँ पर देहरादून में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, और राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला गद्दकी तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। प्रादेशिक सुदूर संवेदन केंद्र बेंगलुरु, जोधपुर, खड़गपुर, देहरादून और नागपुर में है। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र शिलोंग में है। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ पंजाब के अंदर, और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो दोस्तों, इतना इसरो में हमको पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ पर है तो इसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापना हुई थी 1962 में। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। वर्तमान निदेशक श्री एस सोमनाथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्तमान निदेशक हैं श्री एस सोमनाथ। और थुम्बा स्थित थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जिसे ट्रेल्स का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर VSSC रखा गया है। तो जो थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है इसको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर VSSC रखा गया है। दोस्तों, यह प्रक्षेपण यान विकास केंद्र इसरो का सबसे प्रमुख केंद्र है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों तथा SLV, PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया है। इसके बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका स्थापना इसकी हुई थी 1 अक्टूबर 1971 को। मुख्यालय है श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, जिला नेल्लोर। वर्तमान निदेशक हैं दोस्तों श्री A राजराजन। और इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पुलिकट झील के पूर्वी तट पर अवस्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण एवं प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। इसका पुराना नाम सार था। 5 सितंबर 2002 को नाम बदलकर इसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। सार केंद्र के अधीन इसरो का रेंज कॉम्प्लेक्स स्थित स्थैतिक परीक्षण एवं मूल्यांकन समूह तथा ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र भी कार्यरत है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, इसके बारे में जानते हैं। तो इसरो सैटेलाइट सेंटर है, इसकी स्थापना 11 मई 1972 को हुई थी। मुख्यालय हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर M अन्नादुरई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विभिन्न वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक उपयोग से संबंधित मिशनों के लिए स्वदेशी उपग्रह परियोजनाओं को लागू करने का दायित्व है। इसके बाद द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र, तो
तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु तथा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित केंद्र की शाखाएं हैं, किंतु मुख्यालय के रूप में तिरुवनंतपुरम शाखा कार्यरत है। वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर वी नारायणन और यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। दोस्तों, नाम है द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। ठीक है, हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है। वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर वी नारायणन और यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। इस केंद्र में यथार्थता व शुद्धता द्रव प्रणाली में अनुसंधान, निर्माण, समन्वय व परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लिक्विड प्रोपल्सन टेस्ट फैसिलिटी महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों की परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मुख्य नियंत्रण सुविधा, तो ये कहाँ पर है? हासन कर्नाटक में तथा 2005 में भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो 1982 में हासन कर्नाटक में स्टेब्लिश हुआ था और 2005 में मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में दोस्तों। ठीक है, फिर है मुख्यालय, तो हासन कर्नाटक और भोपाल मध्य प्रदेश। वर्तमान निदेशक हैं श्री एम प्रेम कुमार। इनसैट उपग्रहों के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों जैसे उपग्रह की कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा नियंत्रण व निगरानी का कार्य कर्नाटक स्थित हासन में एमसीएफ के पास है, मास्टर कंट्रोल यूनिट के पास है। एमसीएफ के पास भू-स्थैतिक और जियोसिंक्रोनस उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी है। इसके बाद दोस्तों इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मुख्यालय एवं उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु है। वर्तमान निदेशक बी श्रीनिवासन है और इसका कार्य है इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र हैदराबाद, स्थापना 1974 में स्टेब्लिश हुआ था दोस्तों। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर है? तो हैदराबाद में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, स्थापना 1974, मुख्यालय हैदराबाद। वर्तमान निदेशक है डॉक्टर राजकुमार। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। यह एजेंसी देश के प्राकृतिक संसाधनों की योजना बनाने और प्रबंध के लिए आधुनिक दूर संवेदी तकनीकों का उपयोग करने के लिए कार्य संचालन में सहयोग करती है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूर संवेदी संस्थान की राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का ही एक अंग है, जो दूर संवेदी तकनीकों और हवाई चित्र व्याख्या तकनीकों के लिए मुख्य प्रशिक्षण केंद्र है। इसके बाद है दोस्तों इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु कर्नाटक में और नोडल एजेंसी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, यानी कि ये इसरो का ही एक पार्ट है, इसरो की ही एक संस्था है। वर्तमान निदेशक पी गुणशेखर हैं और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। उद्देश्य भारत के ग्रहों के अंतरिक्ष यान मिशन के लिए यहाँ के एंटीना की मदद ली जाती है। फिर है दोस्तों इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर, जो कि बेंगलुरु में है। नोडल एजेंसी इसरो है, इसके लिए भी स्थापना 2008 में और मुख्यालय है बेंगलुरु में। फिर इसके बाद है दोस्तों इसके वर्तमान निदेशक कौन है? तो पी गुणशेखर हैं और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है ISSDC इसरो के वैश्विक विज्ञान समुदाय को विज्ञान मिशनों का आंकड़ा, अंतर्ग्रहण, संसाधन अभिग्रहण और प्रशासन सेवाएं प्रदान करता है। इसके बाद है राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसे कहते हैं नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। स्थापना वर्ष 1992 में, मुख्यालय तिरुपति, आंध्र प्रदेश। वर्तमान निदेशक हैं अमित कुमार पात्रा। स्थापना 1992 में है, मुख्यालय आंध्र प्रदेश में है तिरुपति और वर्तमान निदेशक हैं अमित कुमार पात्रा। भारत के अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्त संस्थान है। यह संस्थान मुख्यतः वायुमंडल के शोध से जुड़ा हुआ है और इसका कार्य है अत्याधुनिक SMST रडार, निम्न वायुमंडलीय वायु प्रोफाइलर
प्रकाशी वर्षामापी दोहरी आवृत्ति वाले जीपीएस अभिग्राही का प्रचालन करता है। फिर है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, स्थापना 1947 में हुई थी। वर्तमान निदेशक अनिल भारद्वाज है और अंतरिक्ष विभाग द्वारा सहयोग प्राप्त यह स्वायत्त संस्थान नवरंगपुरा अहमदाबाद में स्थित है। यह प्रयोगात्मक एवं सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, पृथ्वी ग्रह एवं वायुमंडल विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान में संलग्न एक प्रमुख संस्थान है। इसके बाद है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, स्थापना 1983 में अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में। वर्तमान निदेशक सुरेंद्र सिंह है, जिसका मुख्य उद्देश्य अर्धचालित प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म विद्युत यांत्रिक प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रारंभ करने, सहायता प्रदान करने, दिशा निर्देशन एवं समन्वयन संबंधित प्रौद्योगिकियों को संचालन करना है। फिर है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, पूर्व में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के रूप में जानी जाती थी। इसका कार्य है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश में अनुसंधान एवं विकास को मजबूत आधार प्रदान करना, बहुआयामी परिपथों, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स यांत्रिकी प्रणालियों पर आधारित उप प्रणालियों का निर्माण करना। फिर है दोस्तों उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, भारत का एक क्षेत्रीय अंतरिक्ष केंद्र है जिसकी स्थापना मेघालय के शिलोंग जिले के अंतर्गत उमियम नामक स्थान में वर्ष 2000 में हुई थी। यह अंतरिक्ष विभाग तथा उत्तर पूर्वी परिषद का संयुक्त उपक्रम है। वर्तमान निदेशक श्री PLN राजू हैं। फिर है दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में। इसका उद्घाटन 14 सितंबर 2007 को इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर जी माधवन नायर ने किया था। वर्तमान संगठन प्रमुख हैं विनय कुमार डढ़वाल और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की मांगों को पूर्ण करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित है। फिर है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार की एक पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी। यह इसरो की वाणिज्यिक एवं विपणन का कार्य देखने वाली कंपनी है। स्थापना 1992 में बेंगलुरु में हुई थी और वर्तमान संगठन प्रमुख है श्री राकेश शशि भूषण। भारत सरकार द्वारा 2007-8 लघु रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। यह अंतरिक्ष इमेजिंग तथा सुदूर संवेदी उपग्रह के आंकड़ों का विश्व भर में उपलब्ध कराती है। यह इसरो की सेवाओं एवं अंतरिक्ष उत्पादों का वाणिज्यिक लाभ के लिए प्रोत्साहन एवं विज्ञापन देती है। यह अंतरिक्ष सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर परामर्शकर्ता के रूप में कार्य करती है और यह भारत के अंतरिक्ष उद्योग एवं तकनीक के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ग्राहकों की तलाश करती है। फिर है दोस्तों न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, यह एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बाद इसरो की दूसरी व्यावसायिक शाखा है। 6 मार्च 2019 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। यह अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निजी उद्यम को बढ़ावा देगी। हाल ही में इसरो की नवनिर्मित दूसरी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अनुबंध प्राप्त किया है। अमेरिका के निजी कंपनी स्पेस फ्लाइट में इसरो के लघु उपग्रह लॉन्च वाहन SSLV के साथ यह अनुबंध किया गया है। फिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं। वैश्विक परिदृश्य में हो रहे तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर वर्ष 1958 में गठित है। DRDO का ध्येय वाक्य वलस्य मूलम विज्ञानम है। मुख्यालय दिल्ली में। वर्तमान चेयर जी सतीश रेड्डी साहब हैं और यह विभाग रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का सचिव भी होता है, के अधीन कार्य करता है। तो जो DRDO है यह रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का सचिव होता है, उसके अधीन कार्य करता है। वर्तमान में संस्थान का 60 प्रयोगशालाओं का विस्तृत नेटवर्क फैला हुआ है। DRDO राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजाइन और विकास के कार्यक्रम निर्मित कर उनका कार्यान्वयन करता है। DRDO की उपलब्धियां: लंबी दूरी तक मार करने वाली सामरिक मिसाइल अग्नि 5 के शानदार प्रक्षेपण से
संगठन ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति युक्त पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत समुद्री परीक्षणों के लिए तैयार है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल निर्भय अपनी प्रारंभिक उड़ान भर चुकी है। कई लक्ष्यों को साधने वाली मध्यम दूरी की वायु प्रणाली से विकसित आकाश एक और शानदार उपलब्धि है। दोस्तों, जमीन से जमीन तक मार करने वाली नई प्रहार मिसाइल 150 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक गोले फेंक सकती है और एक तरह से पिनाका रॉकेट और पृथ्वी मिसाइल के अंतर को दूर करती है। दोस्तों, देश में पहली बार डिजाइन और निर्मित किए गए विमान इंजन कावेरी की सफल उड़ानों के बाद सफल परीक्षण चल रहे हैं। यूएवी के लिए वैंकल रोटरी इंजन को सफल रूप से विकसित करने के बाद यूएवी निशांत में इसका प्रयोग एक और बड़ी उपलब्धि है। मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन से लैस 2 रेजिमेंट भारतीय सेना की शान है। अर्जुन मार्क टू में लगभग 70 नए फीचर हैं और इसे रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को और विकसित करके लंबी दूरी के पिनाका 2 का निर्माण किया गया है, जिसके परीक्षण चल रहे हैं। भारतीय नौसेना की आवश्यकता के लिए बहुत उच्च गुणवत्ता वाले सेंसर यूएसएच यूएस नागन एनएजीएन नागन हमसा एनजी को नौसेना के जहाज़ों में इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है। भारी वजन वाले टॉर्पीडो वरुणास्त्र के समुद्र में व्यापक परीक्षण हो चुके हैं और इसे अस्त्र प्रणालियों में शामिल किया जाना है। दोस्तों, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के लिए WALR 3D TCR भरानी और अश्लेषा जैसे अत्यंत आधुनिक किस्म की रडार प्रणालियां विकसित की गई हैं। डीआरडीओ ने रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं के लिए विशेष सामग्री के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। हाल की उपलब्धियों में MI-17 हेलीकॉप्टर के लिए हल्के हथियारों का निर्माण और भारतीय नौसेना के लिए 30,000 टन के DMR स्टील का उत्पादन शामिल है। डीआरडीओ ने मानव रहित दूर से संचालित यान दक्ष बम गिराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दोस्तों, इसी के साथ डीआरडीओ के बारे में और जान लीजिए। यूएवी रुस्तम फर्स्ट की कई सफल उड़ानें हो चुकी हैं। सैनिकों की सहायता के लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग वाले मॉड्यूलर ग्रीन शेल्टर का विकास भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मलबे के अंदर दबे हुए बोरवेल में गिरे पीड़ितों की पहचान के लिए सोनार टेक्नोलॉजी की लाइफ डिटेक्टर संजीवनी का विकास किया गया है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP, तो यह डीआरडीओ का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है। कौन? एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसे IGMDP के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1982-83 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई। IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। इसी तरह आकाश सतह से आकाश में मार करने में सक्षम दूरी वाली मिसाइल है। नाग तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। फिर डीआरडीओ के संबंध महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान वैमानिकी। तो दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE बेंगलुरु, डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADRDE आगरा, सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम CABS बेंगलुरु और डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट DARE बेंगलुरु, गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट GTRE बेंगलुरु। तो ये सब क्या हैं? डीआरडीओ से संबंध महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान हैं। दोस्तों, युद्ध सामग्री तो आर्मानेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE पुणे, सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी दिल्ली, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे, कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट चेन्नई, व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अहमदनगर, इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलुरु, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर दिल्ली, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी DLRL हैदराबाद,
इसी के साथ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ERDE और बेंगलुरु लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर लेज टेक दिल्ली, माइक्रोवेव ट्यूब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बेंगलुरु, सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी दिल्ली और साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप SAG दिल्ली, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर। शोध केंद्र दोस्तों डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी डेवेल बेंगलुरु, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च दिल्ली, डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी तेजपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद, डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट कानपुर। मिसाइल्स की बात करें दोस्तों तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम स्टडीज एंड एनालिसिस दिल्ली, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु, DRDO का महत्वपूर्ण अनुसंधान सुविधा केंद्र, स्थापना 1959 में हुई थी दोस्तों। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु की स्थापना हुई थी 1959 में और यह DRDO का महत्वपूर्ण अनुसंधान सुविधा केंद्र है। वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर S वेणुगोपाल। यह रक्षा केंद्र क्षेत्र के लिए ड्रोन तथा अन्य हवाई उपकरण बनाने के लिए कार्य करता है। यह वायुयान की संरचना, प्रणोदक बल, फ्लाइट टेस्ट, कंट्रोल सॉफ्टवेयर आदि को निर्मित एवं विकसित करता है। इसके द्वारा विकसित ड्रोन विमान गरुड़ का प्रयोग वर्ष 2018 में सर्जिकल स्ट्राइक में किया गया था। कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट चेन्नई, स्थापना वर्ष 1975, मुख्यालय चेन्नई के निकट आवाड़ी। वर्तमान निदेशक हैं श्री बी बालमुरुगन और यह संगठन भारतीय रक्षा तंत्र के लिए टैंक तथा अन्य युद्धक वाहन बनाता है। यह इस संगठन के द्वारा देश के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का निर्माण किया गया है। वर्ष 2017 में इसी संगठन द्वारा देश के पहले मानव रहित टैंक मंत्रा का निर्माण किया गया है। फिर है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, स्थापना 1961 में, जून 1961 हैदराबाद में स्थित। इस संगठन का पूर्व मुख्यालय नई दिल्ली में था। वर्तमान निदेशक डॉक्टर दशरथ राम हैं और यह प्रयोगशाला गाइडेड मिसाइल के विकास हेतु कार्य करती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना 1973, ग्वालियर में स्थापित है। वर्तमान निदेशक देवेंद्र कुमार दुबे हैं। DRDO की इस प्रयोगशाला द्वारा रासायनिक एवं बायोलॉजिकल हथियारों से सुरक्षा के लिए उपकरण एवं तकनीकी का विकास किया जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे मुंबई में है और स्थापना 3 जनवरी 1954 में हुई थी। वर्तमान निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। प्रारंभिक नाम है इसका एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं दोस्तों। बार्क, इसको जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसको बार्क के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो ट्राम्बे मुंबई में, ठीक है। संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। वर्ष 1966 में इनकी मृत्यु के पश्चात इस संगठन का नाम बदलकर बार्क कर दिया गया। बार्क द्वारा देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा वर्ष 1956 में निर्मित। वर्ष 1985 में 100 मेगावाट के रिएक्टर ध्रुव का विकास किया गया। इसके अलावा 40 मेगावाट का सारस, 1 मेगावाट का अप्सरा एवं शून्य ऊर्जा परीक्षण का पूर्णिमा नाम से 4 रिएक्टरों की एक श्रृंखला है। इन रिएक्टरों का डिजाइन, अध्ययन, अनुसंधान, रेडियो आइसोटॉप्स के उत्पादन और कार्मिक प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त बार्क के द्वारा बड़ी मात्रा में ऐसे रेडियो समस्थानिक एवं रेडियोधर्मी पदार्थों को तैयार किया जाता है जिसका उपयोग रोगों को पता लगाने, खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने, कैंसर रोगों की चिकित्सा में, उच्च उत्पादन वाले बीजों के उत्पादन में एवं औद्योगिक रेडियोग्राफी इत्यादि में किया जाता है। फिर है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1971 में। वर्तमान निदेशक अरुण कुमार भदुरी हैं। मुख्यालय कलपक्कम है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। यह केंद्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रौद्योगिकी से संबंध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम में संलग्न है। कामनी परमाणु रिएक्टर का संचालन इसी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, स्थापना 1977, मुख्यालय कोलकाता में है। वर्तमान निदेशक सुमित सोम हैं।
यह भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक प्रमुख इकाई है जो मुख्यतः अनुसंधान एवं विकास कार्य करती है। यह बार्क के अंतर्गत कार्य करती है। यह एक्सीलेटर विज्ञान, नाभिकीय विज्ञान, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। फिर है राजा रमन्ना आधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र। तो 19 फरवरी 1984 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था इसका। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सुख निवास गांव वर्तमान निदेशक हैं श्री देवीशीष दास। तो श्री देवाशीष दास इसके हेड हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इंदौर शहर में है। आर कैट राजा रमन्ना आधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र इंदौर में है। भाभा के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है जो अनुसंधान एवं विकास कार्य करती है। यह मुख्यतः दो क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहा है, लेजर तकनीकी एवं कणों के त्वरक पार्टिकल एसिलरेटर। वर्तमान में इसमें दो कणों के त्वरक कार्य कर रहे हैं, इंडस 1 एवं इंडस 2। परमाणु खनिज निदेशालय स्थापना 1948, मुख्यालय हैदराबाद, 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वर्तमान चेयरपर्सन है DK सिन्हा। इसका मुख्य कार्य नाभिकीय खनिजों का पता लगाने एवं उनका समुचित रूप से खनन करना है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR मुंबई, स्थापना 1945, होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान निदेशक प्रोफेसर S रामकृष्णन हैं। उद्देश्य प्राकृतिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान कार्य करना। अन्य प्रमुख परमाणु तकनीकी संस्थान है नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला श्रीनगर में है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। भारी जल संयंत्र नागल पंजाब में और नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला उदयपुर राजस्थान में। भारी पानी संयंत्र बड़ोदरा गुजरात, भारी जल संयंत्र हजीरा गुजरात, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात, परमाणु रिएक्टर ईंधन तारापुर महाराष्ट्र, पुनर्संसाधन संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में, विकिरण औषधि केंद्र मुंबई महाराष्ट्र, टाटा स्मारक केंद्र मुंबई महाराष्ट्र और आयसमंड संयंत्र मुंबई महाराष्ट्र में। अवशिष्ट अवनीकरण संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स मुख्यालय हैदराबाद में, स्थापना वर्ष 1971। कार्यालय विभिन्न परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड केरल के अलवाय में स्थित यह संगठन देश में किसी भी प्रकार के नाभिकीय पदार्थों के उत्पादन एवं विपणन को नियंत्रित करती है। मूलतः यह 6 खनिजों में डील करती है, इलेमिनाइट, जिरकोन, मोनाजाइट, सिलिमिनाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसके बारे में कुछ तथ्य और जान लेते हैं। अब पढ़ते हैं गुरुजल बोर्ड के बारे में। भारत वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक गुरुजल भारी जल उत्पादन करने वाला देश है। गुरुजल के उत्पादन को नियंत्रण एवं नियमित करने हेतु स्थापित है कौन? गुरुजल बोर्ड। गुरुजल बोर्ड का संबंध दोस्तों भारी जल से D2O से है। ठीक है। गुरुजल के उत्पादन को नियंत्रित एवं नियमित करने हेतु स्थापित मुख्यालय मुंबई है। अन्य 8 गुरुजल D2O संयंत्र रावत भाटा राजस्थान में, बड़ौदा गुजरात में, थाल महाराष्ट्र में, तलचर ओडिशा में, मानगुरु आंध्र प्रदेश और हजीरा गुजरात के अंदर है। फिर है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र साक अहमदाबाद, स्थापना 1972 में, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की। मुख्यालय अहमदाबाद में है। वर्तमान निदेशक NM देसाई हैं। उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष उपकरणों का डिजाइन तैयार कर इसरो की सहायता करना है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS देहरादून, नोडल एजेंसी अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के अंतर्गत एक प्रमुख प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान, मुख्यालय देहरादून में है और वर्तमान निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान दोस्तों, हेडक्वार्टर है देहरादून में, वर्तमान निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान है और इसकी नोडल एजेंसी क्या है? तो अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के अंतर्गत एक प्रमुख प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान। इसके उद्देश्य क्या क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हेतु सुदूर संवेदन तथा भू प्राकृतिक में स्नातकोत्तर का प्रशिक्षण और सुदूर संवेदन तथा भू प्राकृतिक में किए गए अनुसंधान का प्रचार प्रसार, अधिमूल्यता एवं सेवाएं
कुछ अन्य तथ्य हैं दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के कुछ अन्य तथ्य हैं। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव वर्ष 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत गठित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के गठन के साथ पड़ी। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। वास्तविक रूप में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1963 में तिरुवनंतपुरम में सेंट मैरी मैगडेलेन चर्च के जो सेंट मेरी मैगडेलेन चर्च कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की कैपिटल है, यहाँ पर सेंट मैरी मैगडेलेन चर्च के एक कमरे से मानी जाती है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर स्थित थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र TERLS से 21 नवंबर 1963 को अमेरिका निर्मित देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नायक अपासा प्रक्षेपित किया गया। 15 अगस्त 1969 में इनकोस्पार तथा अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का पुनर्गठन कर संयुक्त रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का निर्माण किया गया। तो ये इसरो की कहानी है दोस्तों। फिर है अंतरिक्ष आयोग। वर्ष 1972 में स्थापित अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों में तालमेल के लिए सक्षम एजेंसी के रूप में कार्य करता है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा समर्थित स्वायत्त निकायों इसरो तथा PRL भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला को अंतरिक्ष आयोग के अधीन कर दिया गया है और अंतरिक्ष आयोग के कार्यवाहक विभाग के रूप में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई है। अंतरिक्ष आयोग अपने कार्यकारी अंगों इसरो व PRL के अतिरिक्त 4 अन्य स्वायत्त निकायों के माध्यम से अपने कार्यों को संपादित करता है। ये 4 स्वायत्त निकाय हैं: भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह अंतरिक्ष खंडन योजना इनसैट SSP, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली NNRMS, राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी NSRF, राष्ट्रीय मध्य मंडल समताप मंडल और क्षोभ मंडल रीडर सुविधा NSRF है। अंतरिक्ष विभाग की बात करें तो भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग का गठन कर जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की भी स्थापना की गई और अंतरिक्ष विभाग का सचिवालय बेंगलुरु में अवस्थित है। प्रमुख कार्यक्रम दोस्तों, अंतरिक्ष विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को विकसित किया गया है। स्वदेशी प्रमोशन वाहन क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण वाहन कार्यक्रम, दूरसंचार प्रसारण, मौसम विज्ञान, शिक्षा के विकास हेतु इनसैट कार्यक्रम, विभिन्न विकास परियोजनाओं में उपग्रह चित्रों के प्रयोग हेतु सुदूर संवेदन कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को पाने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विशेष विश्वविद्यालय तथा संस्थान रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विशेष विद्यालय तथा संस्थान कार्यरत हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई एवं गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जिसे IMA कहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA पुणे में है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद। फिर है दोस्तों डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज तमिलनाडु, मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कैडेट कोर NCC, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो देश के समुचित वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के लिए CSIR के संस्थापक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर भटनागर के प्रयासों से भारत के पुणे में पहली राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, जिसका उद्घाटन 3 जनवरी 1950 को पंडित नेहरू ने किया था। वर्तमान निदेशक S चंद्रशेखर हैं। भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद, स्थापना 1996 में, तो संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला तथा श्रीमती सुचित्रा एला हैं। भारत बायोटेक एक अग्रणी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो सुरक्षित व उच्च गुणवत्ता वाले टीके तथा जैव चिकित्सा प्रदान करती है। भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद द्वारा किया गया है, जिसे DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। तो कोवैक्सीन दोस्तों भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद द्वारा इसका निर्माण किया गया है और DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृति इसको मिल गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ है, तो पूना में है, स्थापना 1966, संस्थापक हैं डॉक्टर साइरस S पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टीकों सहित प्रतिरक्षात्मक दवाओं का प्रमुख निर्माता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फरवरी 2021 में एस्ट्राजेनेका
यूएसए कंपनी की एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रदान किया गया है, अर्थात ये वैक्सीन आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशालय के तहत भारत सरकार का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। मुख्यालय नई दिल्ली। संस्था प्रमुख ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी। ठीक है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वीजी सोमानी है दोस्तों। इसके तो दोस्तों हमने यहाँ पर यूनिट 7 में जो आज का हमारा टॉपिक था, महत्वपूर्ण संस्थान, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, इसको कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से और भी स्टडी मटेरियल्स के लिए और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।